Hare Krishna. So in this particular video, we'll discuss some theory from where we had left in the last video. After a discussion of that particular theory, which is extremely important to understand for solving the questions, वो theory समझने के बाद we will solve questions on based on torque. तो जैसे से फोर्स में प्रोसीड किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल F इक्वल्स टू ma सीखे थे, एंड देन वी स्टडीड सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम. उसके बाद F इक्वल्स टू ma का क्वेश्चंस किए थे. बिल्कुल उसी तरह से रोटेशनल में पहले हमने टॉर्क निकालना सीख लिया कि टॉर्क कैसे निकालते हैं r क्रॉस f से, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बॉडीज इन इक्विलिब्रियम. उसमें टॉर्क का काम आएगा. और उसके बाद विल लर्न when the bodies will rotate also, और फिर वहां पे टॉर्क का रोल कैसे करके आएगा. एग्जैक्टली इन द सेम वे प्रोसीड कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं. देयरफॉर बी 100% कॉन्फिडेंट कि आपको सब कुछ आता है. कुछ कुछ नया एडिशंस होगा बस, बाकी सब कुछ बहुत सिंपल रहेगा. एंड विल डू सफिशिएंट प्रैक्टिस सो दैट अपना हाथ अच्छे से भी सेट हो जाए, तो कोई टेंशन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सम थ्योरी. पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है. इफ एफ नेट इज जीरो, दिस इंप्लाइज कि टॉर्क नेट इज जीरो. यू आर सपोज टू टेल वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स. Second statement is if torque net is zero, this implies F net will be zero. True या false? आप लोगों को बोलना है ये दो स्टेटमेंट फटाक से देखो and then try to analyze, try to make out the situation where you can see whether this is always true or false. ठीक है, आप सोच लो फिर मैं बताता हूँ. चल देख ध्यान से, पहला स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करते हैं हम लोग. If net force is zero, suppose for example I have given a rod like this. रॉड का लेंथ पकड़ लेते हैं हम L. रॉड का लेंथ ले लिए L और मास ले लिए M. ठीक है, मान लो यहां से फोर्स लगा रहे हैं F और यहां से हम एक दूसरा फोर्स लगा रहे हैं F टुवर्ड्स द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड. ठीक है ना, टुवर्ड्स द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके F. तो ध्यान से अगर देखो, अगर हम इसके ट्रांसलेशनल मोशन का बात करें, ट्रांसलेशनल मोशन में हम लिखते थे F नेट इक्वल्स टू ma. ये एक किसका था, सेंटर ऑफ मास का, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का लिखते थे ना F नेट इक्वल्स टू. ट्रांसलेशनल वाला बात था. अब ध्यान से देखो, नेट फोर्स कितना है ये वाले सिचुएशन में. नेट फोर्स है ये F उस तरफ लग रहा है, ये F इधर लग रहा है, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो. सो द F नेट इज जीरो. दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, कोई डाउट नहीं. बट क्या ये बॉडी पे नेट टॉर्क भी जीरो है? अगर ध्यान से देखो ये पॉइंट के अबाउट क्या बॉडी घूमेगा? अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो बिल्कुल घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा ये बॉडी, राइट. सो देयरफॉर नेट फोर्स तो जीरो हमको साफ साफ दिख रहा है, पर अगर टॉर्क नेट कैलकुलेट करें तो ये वाले फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, डायरेक्टली FL/2. और ये जो फोर्स है कैसे घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, मतलब उसका टॉर्क इज माइनस k कैप लिख सकते हैं हम. और ये फोर्स का अगर बात करें तो टॉर्क कितना है, F इंटू अगेन दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, FL/2. F इंटू L/2. और ये कैसे घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे बोले तो अंदर की तरफ, ये भी माइनस k कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड भी FL/2 माइनस k कैप. टोटल आ गया देखो माइनस FL k कैप. क्लियर. तो देखो ध्यान से, फोर्स नेट इज जीरो बट द टॉर्क नेट इज नॉट जीरो. देयरफॉर ये स्टेटमेंट फॉल्स है. आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब टॉर्क नेट भी जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल में देख रहे हो, नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क नेट जीरो है, नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है. अच्छा, टॉर्क नेट जीरो तो फोर्स नेट जीरो है क्या, देखते हैं. अगर टॉर्क नेट जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा क्या, वो देखते हैं हम लोग. से फॉर एग्जांपल सेकंड सिनेरियो में, या इसको ऐसे रहने दो, सेकंड सिनेरियो में यहां बनाता हूं, सेकंड सिचुएशन के लिए ध्यान से देखो. सेकंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगा देते हैं. सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स लगा देंगे, सपोज ये रॉड में ऐसा करके बनाया और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, अगेन मास m और लेंथ l, और मैं कह रहा हूं यहीं पे फोर्स लगा दो. अगर वहां पे फोर्स लगाते हैं हम F, तो टॉर्क कितना आएगा इस फोर्स का, अबाउट सेंटर ऑफ मास का ही अगर मैं बात करूं तो टॉर्क कितना आएगा इस वाले पॉइंट के अबाउट, जीरो. कुछ भी तो नहीं घुमाएगा, R ही तो नहीं है, F लग रहा है पर कोई भी R है क्या, नहीं है, जीरो. टॉर्क जीरो, भाई उसी पॉइंट के अबाउट पास हो रहा है ना, टॉर्क जीरो. अच्छा, F नेट कितना आ गया रे, F नेट तो आ गया F, वही तो लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया
एफ बाई एम, कोई दिक्कत नहीं है, 100% ट्रू है ये, 100% ट्रू है, कुछ कुछ गलती नहीं। तो टॉर्क जीरो है, पर क्या नेट फोर्स जीरो है? ना ना, इसका मतलब ये भी फॉल्स। सो टॉर्क नेट इज जीरो मींस एफ नेट इज जीरो, नहीं। एफ जीरो तो टॉर्क जीरो नहीं, टॉर्क जीरो तो एफ जीरो नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, देयरफॉर ये सब रटना गलत है। पर एक चीज बहुत ही स्पेशल होता है, क्या? वो ध्यान से देखो, जब ये सिचुएशन का बात करते हैं एक बहुत स्पेशल चीज होता है, वो क्या होता है ध्यान से देखें। अगर कोई एक रॉड लेते हैं, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, हम एक रॉड के ही एग्जांपल से समझेंगे। से फॉर एग्जांपल यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं मैं F, और यहां एक दूसरा फोर्स लगा रहा हूं F। लेट द रॉड का लेंथ बी L एंड मास बी M। F नेट तो जीरो है, वो तो हमको साफ साफ दिख रहा है, F नेट इज जीरो, क्लियरली दिख रहा है ना, F उधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, ट्रांसलेशनली तो नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है। ओके, हम क्या करते हैं, यहां से एक डिस्टेंस लेते हैं x। लेट अस ट्राई टू टेक टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। ये एक जनरल पॉइंट लिया है मैंने, जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस है x। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ x। लेट अस ट्राई टू फाइंड टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ x। x इज अ जनरल डिस्टेंस, ये कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, इट्स अ जनरल पॉइंट ऑन रॉड, जनरल पॉइंट ऑन रॉड, कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट, बस नाम देते हैं जनरल पॉइंट। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट x, कितना आएगा देखो, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स इंटू द प्लेन, और इसका टॉर्क कितना आएगा, इसका टॉर्क, अच्छा एफ एल एल एफ एक्स है, ठीक है, गलत नहीं है। ये फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, ये पॉइंट है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका टॉर्क आएगा F इंटू ये डिस्टेंस L बाई 2, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा रे, ये डिस्टेंस है पूरा L माइनस एक्स। हाँ, ये डिस्टेंस कितना आएगा डायरेक्टली देखो, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है पूरा L और ये x, तो L माइनस एक्स इज दिस डिस्टेंस, तो इसका टॉर्क कितना आएगा F इंटू L माइनस एक्स, F इंटू L माइनस एक्स। ओके, इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ये जो फोर्स है इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे इनटू द प्लेन, ऐसे करके इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहा है ये टॉर्क, सो इनटू द प्लेन, तो ये भी माइनस के कैप। तो जो नेट टॉर्क आया वो कितना आया, अगर आप ध्यान से देखो एफ एक्स माइनस के कैप, और ये हो जाएगा प्लस, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आएगा एफ एल के कैप, एफ एल के कैप। अच्छा ध्यान से देखो, इतना के कैप वे कैप करने का जरूरत नहीं होता है हमको इतना के कैप वे कैप करने का जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आज से फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा उसमें के कैप नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा ध्यान से सुन, दिस इज जस्ट टू मेक द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, वी शुड नेवर सॉल्व लाइक दिस। हम हमेशा इमेजिन करते हैं, क्योंकि एक्स और वाई कभी मेंशन नहीं रहता क्वेश्चन में, कभी मेंशन 99% क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा आपको एक्स और वाई एक्सिस, सिर्फ फोटो दिया हुआ रहेगा आपको, या तो ऐसे करके कुछ रहेगा, उस पर बॉडी को ऐसे करके गिरा देगा, रोटेट करते हुए जा रहा है, या फिर पुली है ऐसे करके ये ब्लॉक्स है। हाँ, बहुत सारा सिचुएशन रहेगा जहां पे, या रॉड ही ले लेते हैं, ऐसे करके यहाँ पे रॉड को फंसा दिया और गिरा रहा है, कई सारे सिचुएशंस पॉसिबल है। जो भी सिचुएशन आपको फिगर दिया रहेगा मोस्टली, और वहां पे एक्स और वाई एक्सिस का कोई भी बात किया हुआ नहीं रहेगा। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, टॉर्क का कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और मान सकते हैं, उसका उल्टा वाला को नेगेटिव मान लेंगे। टॉर्क का या तो अंदर वाले टॉर्क को आप पॉजिटिव पकड़ लो, या बाहर वाले टॉर्क को पॉजिटिव पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखेंगे -1 से मल्टीप्लाई करने पे रिवर्स हो जाएगा इक्वेशन, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, हमको जब भी पूछता है फाइंड द नेट टॉर्क, तो हम फटाक से क्या करते हैं, F इंटू एक्स, अंदर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, चलो तो इसका टॉर्क आ गया F इंटू एक्स, इसका भी टॉर्क है, इसका भी टॉर्क अंदर ही आ रहा है, ऐड हो रहा है दोनों का, तो इसका भी पॉजिटिव लेंगे, कितना लेंगे, F इंटू एल माइनस एक्स प्लस F इंटू एल माइनस एक्स, कितना नेट टॉर्क आ गया, एफ एल, किधर, अंदर, दिख रहा है साफ साफ। तो इसलिए अब से हमेशा ऐसे करेंगे, प्लस के कैप माइनस के कैप नहीं करेंगे हम लोग, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। अंदर का ही डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव पकड़ा, डायरेक्शन किधर ही पॉजिटिव पकड़ सकते हैं, दिस इज आवर कन्वेंशन, एज पर आवर कन्वीनियंस वी कैन डू दैट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो टॉर्क एट अ जनरल पॉइंट जब मैं निकाल रहा था, तो सरप्राइजिंगली दिस केम आउट टू बी अ कांस्टेंट। इज दिस अ फंक्शन ऑफ एक्स, नो,
We were trying to calculate torque as a function of x, but it came out to be a constant. Very, very, very important lesson. Star mark मार लो, very important lesson. If F net is 0, ये तो मैंने इस बॉडी के लिए प्रूव किया ताकि आपको एक आइडिया लगे, पर ये हमेशा मैं जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं हमेशा ट्रू होगा कि इफ F net is 0, if the net force acting on a body is 0, टॉर्क नेट 0 होगा क्या? नहीं. तो देख लिया हम लोग, इफ F net is 0, टॉर्क नेट 0 होगा क्या? नहीं. पर क्या चीज स्पेशल होगा? Torque about all the points, torque about all the points inside या outside the body, torque about all the points will be same. देख, टॉर्क अबाउट आप कोई भी पॉइंट ले लो, मैं तो x जनरल x लिया ना, आप x को L/4 ले लो, x को L/2 ले लो, x को 3L/4 ले लो, जो ले लो, आंसर तो FL ही आएगा क्योंकि x के इंडिपेंडेंट आया. ये कब ट्रू है? जब नेट फोर्स 0 हो. यहां अगर F1 और यहां अगर F2 लिख दूं तब वो वैलिड नहीं होगा, तब ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि F net 0 है ही नहीं. ये कब वैलिड है कि टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट, टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट इज सेम. कब? जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है. अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं है तो टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट, वी नीड टू कैलकुलेट. बट इफ आई एम सीइंग दैट द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, does that mean that torque net is 0? No. Does that mean that torque about all the point will be same? Yes. So therefore, very, very important thing that we have learned just now is that if F net or the net force on a body is 0, that means the body is in translational equilibrium. F net 0 का मतलब translational equilibrium. The acceleration of center of mass is 0. If that is the case, then torque about all the points will be same. इसका क्या significance है? ध्यान से देख. उसका सिग्निफिकेंस ये है कि आज तक हमने जो पढ़ा था, आज तक हमने क्या पढ़ा था कि ये जो केस है, इस केस में हम कहते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ये हम जो ये केस के हिसाब से हमने जो इक्विलिब्रियम का डिस्कशन एनएलएम में किया है, उसके हिसाब से बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. सोच के बताओ. हमने एनएलएम में क्या पढ़ा कि F net equals to 0 implies body is in equilibrium. yes ये बोले थे if F net is 0 body is in equilibrium, बोले थे ऐसा, पर ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट. क्यों? ऊपर देख लो, F net तो 0 है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? ना, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है. तो कंप्लीट क्या है? when will the body be in equilibrium? अब आप बोलोगे सर तो गलत पढ़ा दिया. नहीं, गलत नहीं पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है. वो इनकम्प्लीट इसलिए पढ़ा है क्योंकि आज तक जरूरत ही नहीं पड़ा, बॉडी रोटेट ही नहीं कर रहा था. अब रोटेशनल पढ़ेंगे तो बॉडी को रोटेट करवाएंगे. और बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी. ध्यान से देख, जैसे F net 0 होता था कौन से इक्विलिब्रियम के लिए? ट्रांसलेशनल. सेकंड चीज आपको और चेक करना है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी रहना चाहिए अगर बॉडी रियलिटी में इक्विलिब्रियम में है तो. साथ ही साथ क्या ध्यान में रखना है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी 0 होना चाहिए, तभी बॉडी कंप्लीट वे में इक्विलिब्रियम में रहेगा. कई सारे क्वेश्चंस करेंगे हम उस पे, पर आप ये अच्छे से समझ लो कि इक्विलिब्रियम जब भी आपको पूछे तो दो चीज समझना हमेशा. एक, द बॉडी मस्ट बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एंड सेकेंडली रोटेशनल इक्विलिब्रियम आल्सो. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा करके एक रॉड को रख दिए, ठीक है, और आपको बोला है यहाँ पे फ्रिक्शन है, जो भी है यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है. आपको बोला फाइंड दिस फोर्सेस. आप इक्वेशन कौन सा लिखोगे? देखो 1 2 3, टोटल कितना वेरिएबल है? 3. आप अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखना है आपको. जो एनालाइज हमने पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देख, mg इक्वल्स टू n1, mg इक्वल्स टू n1, n2 इक्वल्स टू f. कितना इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है. कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, 1 2 और 3. सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व ही नहीं होगा, पूरा नहीं आ सकते. n1 निकाल सकते हैं mg, पर ये दो तो निकालना पॉसिबल नहीं है. Therefore, जब हम बोलते हैं कि ये लैडर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हमको समझना है कि ये लैडर पूरी तरह से इक्विलिब्रियम है. मींस ट्रांसलेशनली तो नीचे नहीं आ रहा, रोटेट भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना रहे तो ये फिसल जाएगा इस तरफ. फिसलेगा जब तो ये नीचे तो आएगा ही, पर साथ ही साथ घूमते भी रहेगा. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं रहा, ट्रांसलेशनल भी नहीं रहा. इस केस में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है, पर क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है?
नहीं, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट देयर। बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दोनों तरह से रेस्ट पे मतलब दोनों तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना अपना, ट्रांसलेशनली भी और रोटेशनली भी, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, वरना रह पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगर आपको एक कंसेप्ट ढंग से समझ में आया हो तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया, अब इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस समझा रहा था इसीलिए फोटो बनाया। तो अब जब मेरे को किसी बॉडी को प्रूफ करना है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि उस पे नेट फोर्स जीरो है, इस इक्वेशन का यूज लेना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या लेना पड़ेगा? कि टॉर्क नेट जीरो है। बाय द वे इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक टॉर्क का इक्वेशन भी लिखेंगे तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टॉर्क का भी एक इक्वेशन लिख लेंगे तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तब जाके सॉल्व हो जाएगा। अभी इसको हटाते हैं, अभी ध्यान समझो, उसका सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। एफ नेट जीरो है, बॉडी के इक्विलिब्रियम का जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर बॉडी का इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर इसमें एक लफड़ा ये है कि टॉर्क नेट तो किसी अबाउट, ये तो अबाउट अ पॉइंट डिफाइन होता है ना। एफ नेट जीरो सही बात है, टॉर्क नेट बोल रहे हैं जीरो सही बात है, पर किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट जीरो देखेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट या किसी और पॉइंट के अबाउट? टॉर्क नेट जीरो करना, देखो आराम समझो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर विच वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन? वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर दैट इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो एफ नेट जीरो होना चाहिए, टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए। तो लॉजिकल, एफ नेट जीरो होगा तो बॉडी ट्रांसलेशनली मूव नहीं करेगा, टॉर्क नेट जीरो है तो बॉडी रोटेशनली मूव नहीं करेगा, तो बॉडी परफेक्ट इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। बहुत अच्छा बात है, एफ नेट जीरो तो हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर टॉर्क नेट जो जीरो है, टॉर्क नेट जीरो है तो टॉर्क हैज टू बी डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। तो टॉर्क नेट जीरो किस पॉइंट के अबाउट लेना है? आंसर है किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सेंटर ऑफ मास ही हो। क्यों? सुनो, टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट, आप अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर प्रूफ कर लिए कि टॉर्क नेट जीरो है, ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रूफ कर लिया कि एफ नेट जीरो है, पहला चीज आपने प्रूफ कर लिया, चलो एफ नेट जीरो है, दिख रहा है क्वेश्चन में, सपोज एफ नेट जीरो है। दूसरा, टॉर्क नेट जीरो हो किस पॉइंट के अबाउट? सपोज एक बच्चा किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाला, दूसरा बच्चा किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट निकाल लिया, और दोनों का टॉर्क जीरो आ रहा है, तो दोनों झगड़ा करेंगे, सर मैंने इस पॉइंट के अबाउट जीरो निकाला और मैं कहता हूं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। दूसरा बच्चा बोलेगा सर मैंने तो इस पॉइंट के अबाउट जीरो निकाला और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कौन सा सही है? आंसर है सब सही है। क्यों? क्योंकि अगर एफ नेट किसी बॉडी पे जीरो है, अगर किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है, उसका मतलब टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट विल बी सेम, टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट विल बी सेम। इसका मतलब टॉर्क अबाउट ए विल बी इक्वल टू टॉर्क अबाउट बी, विल बी इक्वल टू टॉर्क अबाउट सी, विल बी इक्वल टू टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपने किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो प्रूफ कर लिया तो सारे पॉइंट के अबाउट जीरो ही रहेगा वो। क्यों? क्योंकि एफ नेट जीरो था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अगर बॉडी पे एफ नेट जीरो है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रूफ कर दो जीरो है, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, श्योर शॉट। झमेला है ना? अरे भाई एफ नेट जीरो है, टॉर्क नेट किस पॉइंट के अबाउट जीरो प्रूफ करूं? सर किसी पॉइंट के अबाउट प्रूफ कर लो जीरो, तो बाकी सबके अबाउट जीरो हो जाए, क्योंकि सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है अगर एफ नेट जीरो होता है तो ये फायदा है ना, यही फायदा है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, एक और चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, ये दूसरा पॉइंट था। ये तो अब जो थ्योरी पढ़े पहला चीज क्या पढ़े? एफ नेट जीरो टॉर्क जीरो ना, टॉर्क जीरो तो एफ नेट जीरो नहीं, एफ जीरो तो टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट विल बी कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, या फॉर दैट से कोई बॉडी अगर रखा हुआ है, कोई बॉडी रखा हुआ है, अगर आप उसको जोर से एक लात मारते हो खींच के, फोर्स लगाओ, जोरदार एक फोर्स, धीरे जैसे लगाना लगा लेते हैं, बट इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, कोई भी हिंज नहीं है, अगर हिंज किया हुआ है तो बताता हूं, if body is hinged, if a body is hinged it will rotate about the hinge, if the body is hinged it will rotate about the hinge। इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, हिंज ही कर दिया अगर तो उसी के अबाउट रोटेट करेगा। उसको ऐसे थोड़ी कि आपने इस बॉडी को यहाँ पे अगर हिंज कर दिया, इसको कोई फोर्स लगा उखाड़ के लेके चला गया ना, कोई फोर्स लगा है तो इसी पॉइंट के अबाउट ही वो रोटेट कर सकता है। तो अगर हिंज किए हैं तो उस हिंज के अबाउट रोटेट करेगा, बट इफ इट इज फ्री टू रोटेट, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास। इफ द बॉडी इज इफ फ्री टू रोटेट
it will rotate about center of mass. It will rotate about center of mass. That's it. एक और स्टेटमेंट है, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप. अभी बस इतना समझिए, बॉडी इज फ्री टू, मतलब आप इसको अगर झटका दिए जोर से तो किस पॉइंट के अबाउट बेसिकली वो रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट करेगा. ठीक है, चलो ये 3-4 पॉइंट थ्योरी का पढ़ लिया. अब हम लोग फटाक से इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना. तो इक्विलिब्रियम का जितना प्रॉब्लम रहेगा, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि देखना है एफ नेट जीरो हो. एफ नेट अगर जीरो है उसके बाद क्या करना है, टॉर्क नेट को जीरो चेक कर लेना है. दोनों ही सिचुएशन को वैलिड करना है. चलो ध्यान से देखो फटाक से. अब मैं फटाफट क्वेश्चन लिखूंगा. ये अपना ऐसे करके रॉड है और यहां दो स्ट्रिंग्स है. रॉड का मास है सपोज m, रॉड का मास m, लेंथ l. फाइंड दीज टेंशंस T1 एंड T2. एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, देखो उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन भर दूंगा बोर्ड अभी. तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि एक रॉड रखा है ऐसे करके, उसके एंड पॉइंट्स पे, कहां पे, एंड पॉइंट्स पे दो स्ट्रिंग्स ऐसे करके अटैच्ड है, विच आर अटैच्ड विद द सीलिंग. ठीक है, T1 और T2 टेंशन है. आपको बोला फाइंड T1 एंड T2. फाइंड T1 एंड T2. तो हम सिमेट्री से देख के बता सकते हैं mg/2 mg/2 बता सकते हैं क्या. देख नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg. कहां लग रहा है ये mg, सेंटर पे mg. तो सिमेट्री से बता सकते हैं ये भी mg/2, ये भी mg/2. mg/2 mg/2 mg, नीचे mg, खत्म. 100% बता सकते हैं. पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता हूं. द स्टैंडर्ड एंड रिगरस प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोसीजर है T1 और T2 निकालने का. कैसे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको वेरिएबल्स दिख रहा है क्लियरली, ध्यान सुना जो कह रहा हूं, सारा वेरिएबल्स दिख रहा है आपको. सबसे पहले आप कौन सा इक्वेशन लिखो, ट्रांसलेशनल का. ट्रांसलेशनल का इक्वेशन क्या है, देखो एनएलएम तो पढ़े हैं हम. ऊपर की तरफ कितना फोर्स, नीचे की तरफ उतना ही फोर्स, क्योंकि रॉड रेस्ट पे है. रॉड कैसे है रे, इक्विलिब्रियम में है ना, रॉड रेस्ट पे है. ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T1 प्लस T2. दिस शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स mg. पहला इक्वेशन. अब प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन तो एक ही आ रहा है ट्रांसलेशनल से, वेरिएबल दो. तो क्या करें, टॉर्क का इक्वेशन. टॉर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं. और टॉर्क नेट कितना होना चाहिए, जैसे एफ नेट जीरो था क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, वो तो दिख रहा है हमको. तो टॉर्क नेट जो है दैट मस्ट बी जीरो. ओके, तो T1 का कितना टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, T1 इंटू L/2. T1 इंटू L/2 is the torque of T1 about this point in this sense. T2 का कितना टॉर्क है, T2 इंटू L/2 बाहर के तरफ. बोथ शुड बी इक्वल. और तो कोई टॉर्क है क्या, इसके अबाउट बात कर रहा हूं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं मैं. किसी पॉइंट के अबाउट भी लिख सकता हूं, मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में. ध्यान से देखो, एक एग्जांपल उसके सारा एग्जांपल कराऊंगा आपको. तो T1 का टॉर्क कितना आया इन दिस सेंस, T1 इंटू L/2. T2 का टॉर्क आएगा बाहर की तरफ, T2 इंटू L/2. इसको एक काम करो, माइनस लिख दो. ठीक है, T1 का टॉर्क अंदर को हम पॉजिटिव लेते हैं, T2 का टॉर्क बाहर नेगेटिव ले लेते हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा बाहर वाला. mg का टॉर्क कितना आएगा, mg का टॉर्क जीरो आएगा इस पॉइंट के अबाउट. दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, देख L/2 कैंसिल, T1 इक्वल्स टू T2. T1 इक्वल्स टू T2 का मतलब T1 इक्वल्स टू mg/2 एंड दैट विल बी T2. आंसर आ गया. ओके, बहुत अच्छा बात है. हालांकि वो सिमेट्री से देख के समझ सकते थे आप, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है, तो T1 T2 mg/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ओके, अब अगर आपसे मैं बोलता क्वेश्चन है फाइंड T2, सपोज डायरेक्ट बोलता आपको फाइंड T2, तो आप क्या करते, एक ये इक्वेशन लिखते और ये इक्वेशन लिखते और फिर निकालते, हाँ इतना वैल्यू आ रहा है. ऐसा करने के बजाय हमको T2 वैल्यू निकालना है, तो हम क्यों ना टॉर्क, हमको तो पता है बॉडी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्यों ना डायरेक्टली टॉर्क अबाउट ये पॉइंट लिख सकते हैं. टॉर्क अबाउट ए कितना होना चाहिए, जीरो. भाई बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट ही जीरो आएगा, तो टॉर्क अबाउट ए शुड बी जीरो. टॉर्क अबाउट ए कितना है, T2 इंटू L. ऐसे हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, जैसे वट एवर यू कैन टेक इन एन इक्वेशन. T2 L/2 और mg का टॉर्क अंदर की तरफ mg L/2.
या कंफ्यूजन है तो माइनस एम जी एल बाई टू शुड बी जीरो। मैं जनरली क्या करता हूं, सुनो, जनरली मैं अंदर का टॉर्क को पॉजिटिव लेता हूं, जैसे भी चाहे ले सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं पता एक्चुअली क्या है, तुम लोग सामने नहीं है तो मेरे को पता नहीं तुम लोग क्या आसानी पड़ रहा है समझने में। एक्चुअली क्लास में होता तो आई वुड हैव इंटरेक्टेड एंड आई वुड हैव आस्क्ड कि क्या आसान पड़ रहा है समझने में। तो अगर टॉर्क अबाउट ए जीरो करना है, सुन लो, इसका टॉर्क को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। आप किसी एक इक्वेशन में किसी का भी टॉर्क पॉजिटिव लो, इनफैक्ट एक पूरे क्वेश्चन में एक फिक्स कर लो स्टैंडर्ड, मेरे को अंदर का टॉर्क पॉजिटिव लेना है या बाहर का टॉर्क पॉजिटिव लेना है, जैसा चाहे ले सकते हैं। इसे मैं बाहर का टॉर्क पॉजिटिव लेता हूं, तो T2L माइनस mg का टॉर्क mg L बाई टू शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों? इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। तो T2 का वैल्यू कितना आ गया? mg बाई टू। देखो एक ही इक्वेशन में आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में ये फिगर बनाता और मैं डायरेक्ट पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, तो आपको स्मार्टली क्या करना था? देख T2 mg, मैं तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ले लेता हूं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद टॉर्क लेने से T1 उड़ जाएगा, इक्वेशन में बचेगा सिर्फ mg और T2, तो डायरेक्टली टॉर्क का इक्वेशन से T2 निकल जाएगा। और अगर आपको T1 पूछता तो T2 के बाद टॉर्क ले लो, तो T2 उड़ जाएगा टॉर्क के इक्वेशन में, क्योंकि T2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ M1, सॉरी T1 बचेगा सिर्फ T1, तो T1 का आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको T1 पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, तो डायरेक्टली क्या करते, एक ही इक्वेशन में करना है, तो T2 के बाद टॉर्क ले लो, तो क्या लिखेंगे? T1 का पॉजिटिव टॉर्क अगर ले लें, T1L, T1 ऐसे घुमा रहा है, mg ऐसे घुमा रहा है, माइनस mgl बाई टू शुड बी इक्वल टू जीरो। फिर से देखो T1 इक्वल्स टू mg बाई टू। आई होप समझ में आया है आपको कैसे करके करना है, आपको समझ में आया कैसे करके करना है? तो जैसे भी कर सकते हैं आप, किसी भी पूरे क्वेश्चन के लिए टॉर्क आप डिसाइड कर लो, टॉर्क का कन्वेंशन आपको क्या लेना है, एंड देन यू कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर में सिमेट्री लग गया, पर आपको ये आना चाहिए 100%, क्योंकि कई क्वेश्चन में कई क्या 100%, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सिमेट्री नहीं लगने वाला। इसलिए आपको समझना है कि एक इक्वेशन आपको हमेशा किसका लिखना है? ट्रांसलेशनल का, और दूसरा इक्वेशन किसका लिखना है? टॉर्क का या रोटेशनल का। चलो अब मैं बोर्ड भरने वाला हूं क्वेश्चन से, आपको सॉल्व करना है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू राइट द इक्वेशंस प्रॉपरली। रॉड का लेंथ m, मास इज l, यहां पे दूसरा अटैच्ड है, दिस लेंथ इज l बाई फोर। फाइंड T1 एंड T2। पहला क्वेश्चन, फाइंड T1 एंड T2। सेकेंड क्वेश्चन, लेंथ इज 10 मीटर एंड मास इज 10 kg, और यहां पर एक मास रख दिए हैं 2 kg एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द रॉड। फाइंड T1 एंड T2। तीसरा क्वेश्चन, देखो, फिर से यहां पे ले लेते हैं मास 10 kg एंड लेंथ 10 मीटर, ठीक है। यहां है T1 और ये वाला है T2, मास ले लिए, लेंथ ले लिए, एंड here a person is standing, mass of the boy is 40 kg, mass of the boy is 40 kg, find the value of tension। ठीक है, 1 2 3 4। फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज वन रॉड, length of the rod 10 meter, mass of the rod 10 kg, this angle is 37 degree, rod is at rest, mu static is 0.8, let this point be P and let this point be Q, find normal at P, normal at Q, friction। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम म्यू फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन मास ऑफ द रॉड 10 kg, लेंथ ऑफ द रॉड 20 मीटर, 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज, ओके, एंड
ओके, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड म्यू मिनिमम फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, पर अभी दे दूं क्या, अभी नहीं देता हूं, सॉल्यूशन कर लेता हूं, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, चलो आ जाओ। सॉल्यूशन पहला वाला, ध्यान से देखो, इक्वेशन लिख दें। मास m, लेंथ l दिया हुआ है, mg किधर लगेगा, बिल्कुल सेंटर में। T1 और T2 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करें, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर ले लें तो इक्वेशन लिखेंगे T2 और ये L/4 है, तो ये भी कितना है, L/4। खैर यहां से अगर टॉर्क लिख रहा हूं मैं, तो ये तो हो जाएगा 3L/4, तो T2 इंटू 3L/4 should be equal to mg into L/2। mg into L/2, L कट गया, T2 का वैल्यू आ गया 2mg/3। अच्छा 2mg/3 आया, तो T1 कितना आएगा, mg/3। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है ना, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। तो वो सेकंड सिनारियो देखो, सेकंड सिनारियो में 2 kg हटाओ और यहां पे एक पॉइंट मास इमेजिन करो, उसका मास दिया है 2, उसका मास दिया हुआ है 2, मतलब इधर लग रहा है 20 न्यूटन, तो यहां लग रहा है T1, यहां लग रहा है T2, और साथ ही साथ यहां रॉड का मतलब रॉड का मास दिया है 10, तो इधर लग रहा है 100। T1 T2 निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर लो तो T2 निकल जाएगा। तो इक्वेशन लिखेंगे T2 इंटू, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, T2 इज रोटेटिंग द बॉडी लाइक दिस, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं मैं। खैर बाहर का टॉर्क शुड बी इक्वल टू अंदर का टॉर्क, बेसिकली टोटल बाहर का टॉर्क शुड बी टोटल जो अंदर लग रहा है टॉर्क, तो T2 इंटू टोटल डिस्टेंस इज 10, दिस शुड बी इक्वल टू 100 का टॉर्क कितना है, 100 इंटू 5 प्लस ये अंदर जो लग रहा है ना टॉर्क, 100 का टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है, और ये जो 20 लग रहा है ना, ये नॉर्मल फोर्स है, जो यहाँ पे जो ब्लॉक था ये भी तो रेस्ट पे है, तो ब्लॉक का वेट कितना है 20, तो ब्लॉक पे नॉर्मल कितना लगेगा ऊपर 20, ब्लॉक पे ऊपर 20 लग रहा है, तो ब्लॉक रॉड पे कितना लगाएगा नीचे, एक्शन रिएक्शन पेयर 20, तो वो 20 शॉर्टकट में लिख दिया। ये क्लियर हुआ, तो नीचे की तरफ 20, तो 20 इंटू 2 40, इसका मतलब T2 का वैल्यू 50 प्लस 4 54 न्यूटन्स। आई होप कैलकुलेशन सब सही हो। ठीक है, T2 का वैल्यू 54 न्यूटन, तो T1 कितना आएगा रे, T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू 120, तो T1 का वैल्यू 120 माइनस 54, 10 माइनस 4 इज 6, 11 66 न्यूटन्स, ये आ गया T1 का वैल्यू। चलो T3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, बॉय यहां पे खड़ा है, तो बॉय रेस्ट पे है, तो बॉय का वेट कितना है 40 kg, तो बॉय पे जो नॉर्मल लगना चाहिए वो 400 न्यूटन, बॉडी का बॉय का वेट 400 न्यूटन, तो बॉय पे जो वेट लग रहा है ऊपर वो भी 400 न्यूटन, तभी तो बॉय रेस्ट पे रहेगा। बॉय पे 400 न्यूटन कौन लगा रहा है, रॉड, तो बॉय रॉड पे भी नीचे लगाएगा 400 न्यूटन। ओके, अब ये एफबीटी ध्यान से देखना, T1 T2 निकालना है ना, फिर से इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर लें, किसी पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हैं, चलो ये पॉइंट के अबाउट इस बार कर लेते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते बार बार यहाँ पे, चलो इस पॉइंट के अबाउट कर लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट अगर करें, पूरा एफबीटी बना लो, mg कितना है 100, देखना ही पड़ेगा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ज्यादा भारी दे दिया मास उधर, देख लेते हैं। चलो 100 इधर लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट अगर लें तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 इंटू ये वाला डिस्टेंस दिया ही नहीं क्या रे तुमको, ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया कि ये कहां पे अटैच्ड है, ये सपोज ये उसका मिड पॉइंट है और वो 2, इसको 2 मीटर ले लो, ये जो स्ट्रिंग अटैच किए हैं हम एंड से 2 मीटर किए हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया होना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं दिया। अभी ट्राई कर लो फिर से, 2 मीटर दिया हुआ है, ट्राई कर लेना फिर देखो, तो T1 का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना हो जाएगा 8, तो इक्वेशन लिखेंगे T1 इंटू 8, अंदर के तरफ है ये टॉर्क 100 का टॉर्क, बाहर के तरफ है ऐसे इस पॉइंट के अबाउट, और ये डिस्टेंस है देखो ध्यान से 5 मीटर, और ये है 2, तो ये डिस्टेंस है 3 मीटर, तो 100 का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट बाहर के तरफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 300, अंदर वाले को पॉजिटिव पकड़ा है मैंने। T2 का टॉर्क 0,
और इस 400 अंदर के तरफ कितना 400 इंटू 2 800, तो प्लस 800, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब T1 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, -500/8। T1 का वैल्यू कितना आ रहा है, -500/8। इसका क्या मतलब है, ये सिनारियो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप ये सिनारियो में 10 मीटर का रॉड लो जिसका मास है 10 केजी और 40 किलो के बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर दो, तो वो इतना जोर लगाएगा कि ये रॉड मतलब उठ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, ये जो पॉइंट आया ना, इस पॉइंट के बाद रॉड विल बेंड लाइक दिस, इट विल बेंड लाइक, कैनॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट। हाँ पॉसिबल था, कब पॉसिबल था, अगर जो बच्चा खड़ा है, बच्चा नहीं खड़ा है, छोटा सा बहुत एक इन्फेंट को लाके रख दिया उधर, उसका मास ऑफ द इन्फेंट 5 किलो, चुटकू सा बच्चा को बैठा दो यहाँ पे, तो उसका वेट कितना लगेगा, 5 मतलब 50 केजी। चुटकू का मास कितना लगेगा, 50 केजी। उसका टॉर्क आएगा 50 टू 100, 50 टू 100 अंदर के तरफ, तो प्लस। देखो T1 का टॉर्क अंदर के तरफ प्लस ली, T1 इंटू 8, इसका टॉर्क बाहर की तरफ -300, इसका टॉर्क 0, छुटकू का टॉर्क अंदर की तरफ 50 इंटू 200, सही है। तो अब T1 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, T1 का वैल्यू इज -200, 200/8, 200/8, ये कट रहा है क्या, 8 टू 16, 25 न्यूटन, सो T1 का वैल्यू 25 न्यूटन। नाउ इट इज बैलेंसिंग, मतलब ये वेट इज बेसिकली एबल टू बैलेंस इसका वेट बच्चे का। अगर ये 50 किलो इतना भारी हो गया तो ये ऐसे उठ ही जाएगा रॉड, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट उठ जाएगा रॉड ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारा अपना हो गया रोटेशनल का। हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, देखो फटाफट, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला भी, यस। नाउ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करके रॉड रख दिए, सबसे पहले तो उसका एवीडी बना लेते हैं हम, ऐसे करके लेट द रॉड बी केप्ट, ओके। चल यहां पे लग रहा है क्या, नॉर्मल एट Q, एकदम सेंटर पे क्या लग रहा है, mg, कितना 10 kg दिया है तो 100 न्यूटन। यहां पे लग रहा है ऊपर की तरफ N एट P, इसका वैल्यू कितना, अच्छा दिया ही नहीं, निकालना है। साथ ही साथ बोला है रॉड रेस्ट पे है, रॉड रेस्ट पे रह सकता है क्या, रह सकता है अगर फ्रिक्शन लगे। फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा और इधर नॉर्मल लग रहा है तो ये तो ऐसे करके फिसल जाएगा। तो हम मानते हैं फ्रिक्शन लग रहा है पीछे ऐसे, तभी बॉडी रेस्ट पे रह पाएगा, ठीक, ओके। ये एंगल कितना दिया है अपने को, 37, और टोटल लेंथ दे दिया है। इक्वेशन लिखते हैं ट्रांसलेशनल का, सबसे पहले किसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, हमेशा एनएलएम में जो पढ़ा है हमेशा आपको उसका इक्वेशन पहले लिखना है और उसके बाद रोटेशनल के इक्वेशंस को लिखना है, क्योंकि एनएलएम के इक्वेशन लिखने से ही अगर आंसर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, अगर इक्वेशन ज्यादा आ गया तो अपने को रोटेशनल का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। एनएलएम का इक्वेशन लिखते हैं, चलो, इसके अलोंग फोर्सेस शुड बी इक्वल टू इसके अलोंग फोर्सेस, तो एन क्यू इक्वल्स टू एफ, और ऊपर जितना फोर्स लग रहा है शुड बी इक्वल टू नीचे जितना फोर्स लग रहा है, तो एनपी शुड बी इक्वल टू 100। बहुत बढ़िया, देख नॉर्मल तो डायरेक्ट आ गया पी पे 100। दूसरा, अच्छा एन क्यू और एफ अभी भी नहीं आ रहा, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इनसफिशिएंट, सो आई नीड मोर इक्वेशंस। किसका इक्वेशन लिखें, टॉर्क का। किस पॉइंट के अबाउट लिखे रे, किस पॉइंट के अबाउट लिखना ज्यादा इंटेलिजेंट काम है, इस पॉइंट के अबाउट लिखना ज्यादा इंटेलिजेंट काम है कि इस पॉइंट के अबाउट लिखना ज्यादा इंटेलिजेंट काम है, कि इस पॉइंट के अबाउट लिखना ज्यादा इंटेलिजेंट काम है, किस पॉइंट के अबाउट लिखना ज्यादा इंटेलिजेंस है। अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट के अबाउट लिखना इज नाइस, विल बी बेटर। क्यों, एक तो दो फोर्स का जीरो हो जाएगा टॉर्क, सिर्फ टॉर्क किसका बचेगा, इसका और mg का। mg का तो टॉर्क निकाल ही सकते हैं, और इसका टॉर्क से nq मिल जाएगा डायरेक्ट, तो nq अपने को मिल जाएगा, nq मिल जाएगा तो f मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, चलो इस पॉइंट के अबाउट nq का टॉर्क, टॉर्क अबाउट ये पॉइंट है P, तो टॉर्क अबाउट P लिखेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 0, 0 होगा ना, क्योंकि रॉड कैसा है, रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ये सारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए था, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का लिखेंगे, तो टॉर्क अबाउट P शुड बी 0। एनक्यू का टॉर्क कितना है रे, ध्यान से देख, एनक्यू ऐसे करके पास हो रहा है, तो ये अपना F और ये अपना R, ये दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे करें, आई से, तो ये दूरी कितना, ये है 10 sin 37, तो NP इंटू 10 sin 37, इसका टॉर्क कैसे, ऐसे, तो ये लोग पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं। mg का टॉर्क बचा ऐसे, बाहर की तरफ है mg, तो इसका टॉर्क को नेगेटिव ट्रीट कर लेते हैं। खैर दोनों बैलेंस होना चाहिए, इसका टॉर्क शुड बी इक्वल टू mg का टॉर्क, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका टॉर्क इक्वल टू mg का टॉर्क। mg का टॉर्क कितना है, फोर्स
और ये वाला डिस्टेंस कितना है देखो तो 5 cos 37 है ना, 5 cos 37। अरे ये जो mg का टॉर्क है mg इंटू ये दूरी लेंगे ना इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे जा रहा है तो ये डिस्टेंस लेंगे ना सिर्फ mg इंटू ये डिस्टेंस 5 cos 37 लेंगे, ये ध्यान रखना। चलो फटाक से देखो तो क्या आ गया 10, ये कट गया, ये 5 और ये 5 खुद ही कट गया, तो n एट p का वैल्यू आया 45 200 बाई 3 न्यूटन्स। np का वैल्यू आ गया 200 बाई 3 न्यूटन, तो ये आ गया 200 बाई 3 न्यूटन। ओके सॉरी n एट p नहीं है ये, n एट q है, हाँ सॉरी, n एट q का वैल्यू आ गया 200 बाई 3 न्यूटन। ओके अब अगर n एट q आ गया 200 बाई 3 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखें 200 बाई 3 न्यूटन्स। या फिर अगर n एट p मेरे को पता है 100, n एट p मेरे को पता है 100, तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू n, फ्रिक्शन म्यू n होता है। नॉर्मल एट p कितना निकला 100, म्यू का वैल्यू 0.8, 0.8 इंटू द नॉर्मल एट p कितना आ रहा है 80 न्यूटन्स। कौन सा वाला सही है रे, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? फ्रिक्शन तो म्यू n होता है और ये फ्रिक्शन यहां से तो 200 बाई 3 आ रहा है, कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन कब होता है? यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है? ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है कहां से कहां तक होता है? जीरो से लेकर के म्यू स्टैटिक इंटू एन तक हो सकता है। म्यू इंटू एन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, उससे अगर कम में ही काम पड़ जाए तो फ्रिक्शन तो उतना ही लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना चाहिए? जितना एन क्यू है, एन क्यू का वैल्यू निकाले 200 बाई 3, उतना ही फ्रिक्शन चाहिए। कितना? 200 बाई 3। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। 80 ध्यान से देखो, ये 80 से कम है। 240 बाई 3 होता तो 80 होता, 200 बाई 3 ही है, तो उतना फ्रिक्शन नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए तो इतना ही लगेगा। तो ध्यान देना, अगर आप एनपी जोश में निकाल लिए दिख रहा है 100 और म्यू का वैल्यू देख लिए 0.8, खटाक से मार मत देना कि फ्रिक्शन का वैल्यू 0.8 इंटू 100 खत्म 80 न्यूटन। ऑप्शन में दिया हुआ भी रहेगा, टिक मार के आ जाएंगे तो गलती हो जाएगा। तो वो ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैं बार बार स्ट्रेस करता हूं कि जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन रहे हमेशा उसको क्या माना करो? एफ। कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू स्टैटिक इंटू एन मत लिखो, क्योंकि म्यू स्टैटिक इंटू एन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे? हमेशा एफ लिखे, इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर एफ का जो वैल्यू आएगा वो आपको प्रॉपर आंसर देगा। ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, फाइंड म्यू स्टैटिक, मतलब फाइंड मिनिमम म्यू फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट। फाइंड म्यू मिनिमम फॉर द रॉड टू बी एट रेस्ट। तो म्यू मिनिमम कैसे निकालते थे याद है? फ्रिक्शन कितना चाहिए? 200 बाई 3। जितना फ्रिक्शन चाहिए इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन एट पी। ये जो फ्रिक्शन चाहिए वो शुड बी लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। नो, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उससे कम ही रहना चाहिए जो चाहिए। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? म्यू इंटू एन। अब कितना चाहिए? 200 बाई 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, सपोज यहां पे म्यू मिनिमम और नॉर्मल एट पी हम निकाले हैं 100। तो म्यू मिनिमम का जो वैल्यू है, मतलब इतना मिनिमम तो म्यू होना ही चाहिए। कितना? 2/3। मिनिमम उतना म्यू होना चाहिए वरना गिर जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेट अगर आप वैल्यू देखो तो 0.66 कुछ आ रहा है। इससे अगर छोटा, इससे बड़ा दिया हुआ है, देख इससे बड़ा अगर 0.5 दे देंगे इस सिचुएशन में तो पॉसिबल ही नहीं है रॉड के लिए रेस्ट पे रहना। तुम लॉजिकली सोचो ना, अगर 10 केजी का रॉड रखा हुआ है और लेंथ है 10 मीटर, तो म्यू का कुछ एक मिनिमम वैल्यू तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी म्यू का वैल्यू 0.1 है तो भी रेस्ट पे रह ले, म्यू 0.8 है तो भी रेस्ट पे है, 0.6 है तो भी रेस्ट पे है, 0.1 है तो भी रेस्ट पे। अरे नहीं, ऐसा कि मिनिमम म्यू तो आएगा कि फिसल जाए, फिर फ्रिक्शन उतना सपोर्ट थोड़ी कर पाएगा, उसका लिमिटेशन है। तो व्हाट इज दैट मिनिमम म्यू जहां पे भी वो रेस्ट पे रहे? उससे कम रहेगा तो फिसल जाएगा, उससे ज्यादा ही रहना चाहिए तो रेस्ट पे रहने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? देखना पड़ेगा कितना फ्रिक्शन चाहिए उसको रेस्ट पे रहने के लिए। इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो उसको मैक्सिमम कैपेसिटी से कम होना चाहिए, वहां से म्यू मिनिमम का वैल्यू निकाले। ठीक है ना?
चलो ये वाला क्वेश्चन वैसे दिया बस प्रैक्टिस करने के लिए, फटाक से इसका आंसर देख लो। फटाक से ये वाला सॉल्व करूंगा। Q ये P, म्यू मिनिमम बताना है मेरे को, इधर लग रहा है इधर लग रहा है, ये हो गया NP और ये हो गया NQ। इक्वेशन में फटाक से लिख लें। वेट कितना है 100, तो NQ का वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है 100। NQ तो डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है कितना 100। ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, मेरे को चाहिए मिनिमम। ओके, तो मिनिमम फ्रिक्शन के लिए मेरे को पता क्या होना चाहिए, NP। फ्रिक्शन मिनिमम उतना, मतलब फ्रिक्शन कितना मेरे को रोक सके, मतलब फ्रिक्शन रोक रहा है ना फिसलने से, तो उतना फ्रिक्शन तो NP के बराबर होगा, तो NP चाहिए मेरे को। NP चाहिए तो क्या करेंगे, देख सबसे पहले तो NQ हमने निकाल लिया, थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा करें वरना अपना दिक्कत होगा समझने में। NP शुड बी इक्वल टू F, और एक और इक्वेशन क्या लिख लें, क्या चाहिए मेरे को, NP। ओके, मेरे को NP चाहिए ना, तो NP के लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा, इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर लो, इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर लो, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, देख NP इंटू 20 sin 53, NP इंटू 20 sin 53, NP का टॉर्क शुड बी इक्वल टू mg का टॉर्क। mg का टॉर्क कितना, 100 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है 10, 10 cos 53, हाँ 10 cos 53, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं अब, 25 जा 5 2 जा, तो NP का वैल्यू कितना आ गया रे, 2 2 जा 25 इंटू 3 75/2। आई होप कैलकुलेशन सही है, बोर्ड पे करने में थोड़ा दिक्कत होता है। 25 जा, चलो ठीक है, जो भी अब करना पॉसिबल नहीं है। NP का वैल्यू आ गया अपना 75/2 न्यूटन। ओके, तो कितना फ्रिक्शन चाहिए, इतना ही चाहिए 75/2, जितना चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है यहाँ पे 100, 100, 25 3 जा 25 4 जा, सो म्यू मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/8। इतना मिनिमम होना ही चाहिए वरना रॉड फिसल जाएगा, ठीक है। इसी का एक और वैरायटी ये पूछ सकता है कि आपको म्यू मिनिमम का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कितना थीटा पे रखना है, उससे ज्यादा, उससे थीटा कम करेंगे तो गिर जाए रॉड। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ सुन लो, इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है ना आपसे। ये तो मैंने म्यू का वैल्यू आपको निकालने के लिए बताया, मान लो म्यू का वैल्यू दे दिया आपको कितना, चलो 3/8 ले लो, सेम सिचुएशन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। चलो ऐसे करके दे देते हैं, लेंथ का 10 मीटर, मास 10 kg, थीटा, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू स्टैटिक 3/8, म्यू स्टैटिक इज 3/8, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आपको बोला फाइंड, उससे कम कर देंगे, मैक्सिमम थीटा, उससे बड़ा नहीं, फाइंड मिनिमम थीटा, उससे छोटा होगा तो गिर जाएगा। फाइंड मिनिमम थीटा फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट, फाइंड मिनिमम थीटा फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट, तो थीटा निकाल सकते हैं क्या, मिनिमम थीटा फॉर द रॉड टू बी एट रेस्ट, मतलब थीटा अगर आप इससे और छोटा कर दोगे ना, ऐसे करके अगर रॉड को और झुका दोगे ना, तो फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा, फ्रिक्शन और सपोर्ट नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम, ये लॉजिकल है, समझ पा रहे हैं आप, जितना हम ऐसे करेंगे उतना गिरने का चांसेस ज्यादा है ना। तो आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, फाइंड मिनिमम थीटा फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट, मिनिमम थीटा के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा, मिनिमम थीटा के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा। चलो निकालते हैं साथ में, चलो पहला क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर मैं भी करता हूं, चलो आ जाओ, नया क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व, फटाक से करते हैं। सबसे पहले तो मिनिमम थीटा के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू ही मेरे को पता पड़ जाएगा। वेट कितना लग रहा है, मास 10 kg दिया हुआ है, तो 100, तो ये भी आएगा, यहां से लग रहा है ये पॉइंट Q, तो ये लग रहा है सपोज NQ, यहाँ पे लग रहा है सपोज NP। ओके, एक इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया, NP इक्वल्स टू 100। ओके, फ्रिक्शन का वैल्यू मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, तो म्यू स्टैटिक मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल, दिस आई नो, 300/8, 300/8 मतलब 175/4, ये फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। ओके, फ्रिक्शन का अगर वैल्यू आ गया तो NQ ही पता पड़ जाएगा मेरे को, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो एक काम करो, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं हम, तो थीटा मिल जाएगा ना इक्वेशंस में। ओके, NP पता पड़ गया, फ्रिक्शन पता पड़ गया,
फिर भी अच्छा है NQ ही निकाल लेना तो ज्यादा आसानी रहेगा। चलो NQ का वैल्यू कितना आएगा, जितना फ्रिक्शन का है ना, आप समझ पा रहे हैं ना। इक्वेशंस बेसिकली क्या है, NP इक्वल्स टू 100, NQ इक्वल्स टू F। ये तो अभी भी है, ये दो इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है। तो फ्रिक्शन निकल गया, तो NQ का वैल्यू भी फ्रिक्शन के ही बराबर आएगा, दैट इज 175/4। फ्रिक्शन का वैल्यू भी आया 175/4। ओके, अभी इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर लो। इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे तो वेट का टॉर्क क्या लिखेंगे, 100 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर दिया हुआ है। ओके, ये वाला अच्छा यहाँ पे देख लो ना, L दिया हुआ है 10 मीटर। अच्छा क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, तो 100 इंटू ये डिस्टेंस कितना, 5 cos थीटा। ये किसका टॉर्क है, mg का। ओके, ये टॉर्क शुड बी इक्वल टू इसका टॉर्क। इसका टॉर्क कितना है, NQ इंटू दिस मच साइन थीटा, 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी सॉल्व करने से आएगा वही आंसर है। ये और ये कट गया तो आया 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15 35। ओके, सो tan थीटा आ गया 8/7। तो थीटा इक्वल टू जो आ रहा है tan इनवर्स 8/7, दिस इज द मिनिमम थीटा। इससे ज्यादा थीटा अगर और छोटा करेंगे तो गिर जाएगा रॉड, फिसल जाएगा ऐसे करके, क्योंकि इस थीटा पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दे रहा हूं, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे पाएगा। अगर आप और इसको थोड़ा पीछे कर लोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा, इससे ज्यादा अगर और कर लेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा। ये सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये आप चेक किया पता। ये जो फैक्ट है कि अगर मैं थीटा को और घटाऊं तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, वो कैसे पता कर सकते हैं, NQ का वैल्यू पता करके। NQ का वैल्यू निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। चलो आओ कर ही लेते हैं पूरा PhD जब स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मैंने थीटा का वैल्यू घटाया, अगर मैंने थीटा का वैल्यू घटा दिया तो फ्रिक्शन ज्यादा लगना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन का जो रिक्वायरमेंट है टू कीप द रॉड एट रेस्ट, वो बढ़ेगा कि घटेगा विथ थीटा। तो वो डिपेंड करता है NQ पे, NQ बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो NP तो हमेशा ही 100 के बराबर है, अगर रॉड को रेस्ट पे रहना है तो। रॉड को रेस्ट पे रहना है तो NP तो हमेशा ही 100 के बराबर है। और फ्रिक्शन किसके इक्वल है, NQ के। और अच्छा NQ का इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो तो ये पॉइंट के अबाउट, मतलब जो भी ऐसे करके रॉड है, ऐसे करके रॉड रखा हुआ है अबाउट अ जनरल थीटा, इसके अबाउट यहां क्या लग रहा है देखना, NQ, और यहां लग रहा है mg, यहां लग रहा है F, यहां लग रहा है NP। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम अगर टॉर्क को बैलेंस करें तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, हाँ भी जनरल पकड़ लेते हैं कि मास है mg, जनरल पकड़ लेते हैं और इसका लेंथ मान लेते हैं L। तो ये पूरा डिस्टेंस रॉड का जनरल लिख रहा हूं मैं सब कुछ, ये डिस्टेंस पकड़ लेते हैं L। ओके, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना है, देखो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क है mg L/2 cos थीटा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू NQ का टॉर्क, और NQ का टॉर्क कितना है, NQ इंटू L sin थीटा। इसका मतलब मेरे को चाहिए क्या, NQ। तो NQ कितना आ रहा है ध्यान से देखो तो, L और L कट गया, NQ का वैल्यू आ रहा है mg/2 cos थीटा बाई sin थीटा। NQ का ये वैल्यू आ रहा है। अब खुद बताओ, अगर थीटा का वैल्यू मैं छोटा करूं, थीटा का वैल्यू छोटा करने से cos थीटा बढ़ेगा और sin थीटा घटेगा, इसका मतलब ये पोर्शन बढ़ेगा। थीटा कम करने से ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब ये बढ़ेगा, तो NQ बढ़ेगा, NQ बढ़ेगा तो F का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब फिसलने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम थीटा को छोटा करेंगे तो। पूरा क्लियर कट इक्वेशन है, पूछ सकता है आपसे कि इसीलिए इसीलिए ये बात उठता है कि मिनिमम थीटा लिखा गया है यहाँ पे, उससे छोटा कर देंगे तो फिसल जाएगा। तो फ्रिक्शन का एक लिमिट दे दिया है 3/8, उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं दे सकता। आपको बताना कितना मिनिमम थीटा पे रखें, क्योंकि और थीटा को छोटा करेंगे तो फिसल जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा छोटा करने से NQ का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, और NQ को ही F बैलेंस कर रहा है, तो NQ ज्यादा लगेगा तो F ज्यादा चाहिए होगा रोकने के लिए, पर F का एक लिमिटेशन है। तो थीटा छोटा करने से प्रॉब्लम आ सकता है। ये पूरा PhD हुआ लैडर प्रॉब्लम्स पे। अब एक और क्वेश्चन है सिर्फ जो मेरे को आपको इस इक्विलिब्रियम की वीडियो में कराना है, उससे भी हम एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखेंगे।
ध्यान से देख, आई होप ये लैडर प्रॉब्लम पूरा क्रिस्टल क्लियर है, टॉर्क समझ में आना चाहिए आपको, बाकी सब कुछ काफी इजी है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, कॉन्फिडेंस से करना, बिल्कुल शर्माना नहीं, फुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल डरो नहीं। और अगर आपको वीडियो देखते टाइम कहीं भी कोई डाउट है कॉल कर लेना बिंदास एकदम, शर्माना नहीं, फटाक से कॉल करना, टाइम दे दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा करके एक डिस्क रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके एक डिस्क रखा हुआ है, और यहां पर में it's a string. This is a string, the disk has a mass m and it has a radius of r. This is a hinge. This disk is hinged about this point. Hinge मतलब समझते हो ना, जैसे रॉड को हिंज किए थे, तो इस पॉइंट के अबाउट ही घूम सकता है। उसी तरह से यहाँ पे डिस्क को हिंज कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं ऐसे करके, और डिस्क नेचुरली रेस्ट पे रहेगा, वो तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। आई होप समझ सकते हैं आप कि यहाँ भी अगर लटका दिए ऐसे करके एक वायर यहां से अटैच करके, और यहाँ पे हिंज है तो वो रेस्ट पे रहेगा। दिस एंगल इज 37 डिग्री। डेटा नहीं लेता मैं, वेरिएबल में रहने देते हैं। एम और आर गिवन है आपको, एंगल 37 डिग्री दे दिया है। पहला क्वेश्चन, फाइंड टेंशन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड हिंज फोर्स। टेंशन आप खुद से निकालो, ट्राई करो, हिंज फोर्स मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है। चलो टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको सिखाया है, खैर अभी आपको नहीं पता होगा, ध्यान से सुन लो। जब भी हिंज फोर्स क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे, फाइंड द हिंज फोर्स, हिंज का जब भी फोर्स पूछा जाए, हिंज फोर्स कैसे लगता है अपने को पता है, नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, क्लियर है, वेट कैसे लगता है, क्लियर है, टेंशन कैसे लगता है, क्लियर है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, क्लियर है, हिंज फोर्स कैसे लगता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, सुने। ऐसे करके एक रॉड यहां पे हिंज किए हैं, इट इज फ्री टू रोटेट, वर्टिकल प्लेन में रखें इसको, ये नीचे आएगा, कुछ देर के बाद रॉड कैसा हो जाएगा, ऐसा, कुछ देर के बाद रॉड ऐसा हो जाएगा। हिंज फोर्स तुम ही बताओ कैसा लगना चाहिए। एक हिंज फोर्स का कंपोनेंट तो ऊपर लगेगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, टूट के नीचे ही ना, ये जो रॉड है टूट के नीचे ही ना आ जाए, तो हिंज फोर्स के ऊपर तो लगाएगा फोर्स। साथ ही साथ हिंज फोर्स, एक हिंज फोर्स का कंपोनेंट ऐसे भी आना चाहिए। बेसिकली हिंज फोर्स का हमेशा आपको दो कंपोनेंट इमेजिन करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, हिंज फोर्स इमेजिन करना, उसका दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो वेरी करता है विथ टाइम। जैसे जैसे ये रॉड नीचे आएगा हिंज का फोर्स वेरी करेगा, ये जो एफ वाई है और ये जो एफ एक्स है ये वेरी कर जाएगा, और ये वेरी करेगा तो थीटा जो मेन हिंज फोर्स है, जो रियलिटी में जो हिंज फोर्स है, ये कंपोनेंट है हिंज फोर्स का, जो रियलिटी में जो हिंज फोर्स है उसका डायरेक्शन भी वेरी करेगा, उसका डायरेक्शन ही वेरी करेगा। मतलब आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जब ये रॉड यहां पे ऐसे करके आ जाएगा ना, तो हिंज फोर्स सिर्फ ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरफ नहीं लगेगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू हैव अ प्रॉपर फीलिंग। बाकी आपको लेसन क्या सिखाया मैंने, ये पर्टिकुलर एग्जाम से ये लेसन ये सिखाया कि आपको हिंज फोर्स का दो कंपोनेंट लेना है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता बेसिकली हिंज फोर्स कैसे करके लगेगा। सो वी ऑलवेज टेक टू कंपोनेंट, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। ये भी जो एक्स और वाई के अलोंग ले रहे हैं वो ऐसे करके एक्सिस लेंगे कि ऐसे करके एक्सिस लेंगे, वो बाद में बताऊंगा आपको, जब टॉर्क इक्वल टू कुछ और पढ़ाऊंगा तब आगे पढ़ाऊंगा कि जो हिंज फोर्स का एफ एक्स और एफ वाई होता है ना, ये भी टिल्ट कर सकते हैं। जैसे इंक्लाइन प्लेन पे टिल्ट ये एक्स ले लेते हैं और ये वाई ले लेते हैं, वैसे हिंज फोर्स भी अलग अलग एक्सिस अलग अलग ले सकते हैं हम, वो डिपेंड करता है सिनारियो टू सिनारियो, वेरी करता है वो। फिलहाल हम हिंज फोर्स का दो कंपोनेंट लेंगे, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, और एफबीडी ड्रॉ करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिनारियो में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं। चल, ये सेंटर, टेंशन इधर, ये मान लेते हैं एफ एक्स, और ऊपर की तरफ हिंज फोर्स का कंपोनेंट एफ वाई, एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक, ओके। चलो अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले मेरे को टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालें, अरे टेंशन निकालना तो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर लो, तो रेस्ट पे है ना, डिस्क कैसा है, रेस्ट पे दिख ही रहा है हमको, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो अगर कर ले, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, तो टेंशन का टॉर्क कितना हो जाएगा, टेंशन का टॉर्क होगा ये टेंशन इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, तो टेंशन इंटू दिस डिस्टेंस, टेंशन इंटू दिए परपेंडिकुलर, आर है ना, ये टेंशन के लिए पूरा आर है ये, तो टी इंटू दिस परपेंडिकुलर, तो टेंशन तो खैर टेंशन तो टी ही है, और आर परपेंडिकुलर कितना है फटाक से देखो, आर प्लस आर कॉस थीटा,
r प्लस आर कॉस 37 डिग्री। ये आया टेंशन का टॉर्क। टेंशन का टॉर्क ऐसे घुमा रहा है, mg का टॉर्क ऐसे घुमा रहा है, तो जो टॉर्क ऐसे घुमाएगा उतना ही ऐसे घुमाना चाहिए। दैट इज इक्वल टू mg इंटू आर। mg इंटू आर, ये कट गया, t का वैल्यू क्या आ गया 5 mg/9 आ गया टेंशन का वैल्यू डायरेक्ट, तो एक ही स्टेप में आ गया। आपको इसलिए बोल रहा हूँ इंटेलिजेंटली टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेना है वो चूज करना है। ज्यादातर हम लोग टॉर्क हमेशा हिंज फोर्स के अबाउट लेते हैं अगर हिंज दिया हुआ है तो, या फिर टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जहां से अननोन फोर्सेस पास कर रहे हैं ताकि उसका टॉर्क जीरो हो जाए, और बाकी कुछ एक अननोन कहीं है, एक आध दो तो निकल जाए। तो मैक्सिमम जहां से फोर्सेस पास करते हैं वहां से टॉर्क लेना फायदे का बात है। तो अपना वो काम हो गया। तो अपना क्या आ गया देख, टेंशन का वैल्यू आ गया। ओके, टेंशन का वैल्यू अगर आ गया, mg पता है तो Fy निकल जाएगा ट्रांसलेशनल से। कैसे? Fy प्लस टी इज इक्वल्स टू mg। ट्रांसलेशनल का इक्वेशन है ये, ध्यान से देख। Fy प्लस टी शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से Fy का वैल्यू कितना आ गया, mg माइनस टी, दैट इज mg माइनस 5 mg/9, दैट इज 4 mg/9। Fy आ गया। अच्छा, Fx चाहिए क्या? ध्यान से देखो, Fx को काउंटरैक्ट करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो Fx कितना हो जाएगा इस सिनारियो में, जीरो। तो हिंज फोर्स कितना आया, हिंज फोर्स रियलिटी में ये होता है, पूरा लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान दो, कहीं अगर जीरो नहीं हुआ तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इस केस में हिंज फोर्स क्या बचेगा, सिर्फ यही कंपोनेंट 4 mg/9। तो हिंज फोर्स आ गया, ठीक है। तो ऐसा करके दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ in rotational motion involving torque, ठीक है। So in the next particular video we'll discuss where the bodies will move, where they will rotate also. Right now the bodies are not rotating, if you carefully observe. Bodies we have kept in equilibrium, rotational equilibrium, translational equilibrium, and then torque के मदद से हमने सीखा कि कैसे unknown forces को हम निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली समराइज करें तो फटाफट क्या सीखा हमने, if torque is zero force is zero, no. Force is zero torque is zero, absolutely no. If force is zero torque is constant about every point, yes. ये सीखा हमने। ओके, इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि अगर F net जीरो है, मींस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क नेट जीरो, किस पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट भी जीरो प्रूव कर दो, पूरा बॉडी हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो ही रह जाएगा वो। इसका एप्लीकेशन क्या है, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है आपके पास चॉइस रहता है किसी पॉइंट के अबाउट भी लेके जीरो कर लो आप। बॉडी तो भैया इक्विलिब्रियम में है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एफ नेट तो जीरो है ही क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। एफ नेट जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो है तो टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए। किस पॉइंट के अबाउट, सारे पॉइंट के अबाउट। टॉर्क नेट अगर एक पॉइंट के अबाउट भी जीरो आ गया और एफ नेट तो जीरो है, चूंकि एफ नेट जीरो है और एक पॉइंट के अबाउट भी अगर टॉर्क जीरो आ गया, सारे पॉइंट के अबाउट कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। आप किसी पॉइंट के अबाउट भी उठा लो, कर लो टॉर्क जीरो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अच्छा बात है ये, वरना हर एक बच्चा अगर अलग अलग पॉइंट के बाद टॉर्क निकालने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड देन वी डिस्कस सम क्वेश्चंस, वी डिस्कस लैडर प्रॉब्लम। लटका लेते हैं बच्चे लोगों को मतलब ऐसा रॉड ऐसा रख के बच्चे लोग को रख लेते हैं। लैडर पर भी ऐसा करके, लैडर पर भी बच्चे को रख सकते हैं। कंसेप्ट सेम ही रहेगा, एक नॉर्मल लैडर पे एक्स्ट्रा नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और ये हिंज फोर्स मैंने आपको सिखाया इस एग्जांपल से कि हिंज फोर्स का हमेशा दो कंपोनेंट लेना, क्योंकि हमको पता नहीं ओरिजिनल हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, एफएक्स और एफवाई। और वो रॉड का एग्जांपल लेके समझाया कि हिंज फोर्स का डायरेक्शन वेरी करता है, इसलिए हमेशा ही दो कंपोनेंट लेना पड़ता है हमको, एफएक्स और एफवाई। हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम केसेस में ये फिक्स रहेगा एफवाई और एफएक्स, ठीक है। और दूसरा चीज सीखा कि जब हमको इक्वेशन लिखना है तो पहले ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखते हैं, F इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रोटेशनल का इक्वेशन लिखते हैं। टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट निकालने से हमको पता पड़े कि वो वेरिएबल डायरेक्टली निकल जाए तो ले सकते हैं टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, या फिर टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं जिस पॉइंट पर मैक्सिमम फोर्सेस कैंसिल होते हैं। हिंज फोर्स केसेस में टॉर्क अबाउट हिंज फोर्स, टॉर्क अबाउट हिंज ले लेते हैं हम, तो हिंज फोर्सेस का टॉर्क जीरो आ जाता है तो बाकी अननोन्स निकल आते हैं। दैट इंटेलिजेंस वी हैव टू यूज, ठीक है। चलिए, थैंक यू।